आज से अपन नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय क्या है आपका? अध्याय 6, न्याय पालिका। न्याय पालिका, न्याय का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है न्याय का मतलब क्या होता है? इंसान को उसका न्याय मिल सके, इंसान को उसका अधिकार मिल सके, इंसान को उसका हक मिल सके, है ना? समझ रहे हो? उसको अपन क्या बोलेंगे? न्याय। और जो न्याय करता है उसको अपन क्या बोलेंगे? न्याय पालिका। कोई आए तुमको 4-5 झापड़ जमा दिया, अच्छा लगेगा क्या? तुम न्याय किससे मांगोगे? अमन भैया कोचिंग में ये लड़की ने मेरे को 2 झापड़ मार दी, है नहीं कि नहीं? ऐसा बोलोगे? फिर मैं न्याय करूँगा? मैं क्या बोलूँगा? कल से कोचिंग मत आना, है नहीं कि नहीं? है ना? उसी प्रकार देश के किसी नागरिक के साथ अगर अत्याचार होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब वो बेचारा वो तो न्याय नहीं मांग सकता है, लेकिन उसके घर वाले न्याय मांगते हैं। किसी ने किसी का पैसा लूट लिया, किसी ने कहीं पर तुम्हारा कोई बहुत कीमती सामान चोरी कर लिया, तुमने 2-3 साल मेहनत करे, खूब मेहनत करे, और मेहनत करके तुमने कुछ सामान बनाया, और कोई इंसान आकर के तुम्हारा सामान क्या कर लिया? उसने चोरी कर लिया, है ना? तुमने मेहनत से कमाए 10 लाख रुपए, और कोई बंदा आया तुम्हारा 10 लाख रुपए लेके भाग गया। इंसान के 100 रुपये चल जाए तो इंसान को इतनी तकलीफ होती है, जिसका 10 लाख डूब जाए उसको कितनी तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे हो? तो तुमको न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्या हो गया? किसका न्याय चाहिए? न्याय चाहिए ना, है ना? न्याय चाहिए। तो न्याय कौन करता है? कोर्ट करता है। कौन करता है? कोर्ट। जो न्यायालय होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक जिला स्तर की अदालत होती है। अदालत ऑर्डर करते हैं ना, टीवी में देखेंगे तुम लोग ने, है ना? सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, ये होते कोर्ट, है ना? अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है ना? सरकार की 3 शक्ति कौन कौन सी? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका पढ़ चुके अपन ने, है ना? और विधायिका पढ़ चुके पिछले अध्याय में। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? तो घर जाकर पढ़ना इसको, है ना? अब देखो, परिचय। आम तौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। पंच किसको बोलते हैं? पुराने ज़माने में जो गांव देहात होते थे ना, पुलिस वगैरह होती नहीं थी, तो गांव में पंच होते थे। क्या होते थे? पंच, गांव का मुखिया। सीरियल में देख के आए, है ना? उसमें रहता है पंच, है ना कि नहीं? किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो पंच लोग निर्णय करते हैं कि भैया इसने ऐसा नहीं करा, हाँ तुम जे करोगे। पंचों की चलती थी। तो न्यायपालिका जो होती है एक प्रकार का पंच का ही काम करती है। अगर किसी के साथ कोई विवाद हो जाए, कोई किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर ले, है ना, कोई मारा पीटी हो जाए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, है ना, तो क्या होता है? कोर्ट में केस चलता है। क्या चलता है? केस चलता है। और जो कोर्ट होता है, जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका विवादों को तो सुलझाती है, लेकिन विवाद सुलझाने के साथ साथ जो देश के विवाद होते हैं ना, अभी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, है ना, मोमेडिन बोल रहे थे क्या? मस्जिद बनाओ। हिंदू क्या बोल रहे थे? मंदिर बनाओ। क्योंकि बाबर ने क्या करा था? वहाँ पर राम मंदिर, वहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, उस मंदिर को तोड़ करके उस मंदिर के ऊपर उन्होंने मस्जिद बनाया था। किसने? बाबर ने। मंदिर को तोड़ा था, और क्योंकि जब बाबरी मस्जिद की खुदाई की गई तो वहाँ पर मंदिर के अवशेष भी मिले, मूर्तियाँ वगैरह भी प्राप्त हुई। बहुत विवाद चला, बहुत विवाद चला। निर्णय किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने करा निर्णय। कोर्ट के पास ये वाला पावर भी होता है। कोर्ट के पास बहुत पावर होता है। साथ साथ कोर्ट निर्णय तो करता है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पावर भी कोर्ट के पास होता है। क्योंकि ये मत समझना कि कोर्ट खा लीजिए इसी उसमें पड़ा रहता है, हाँ, कि 2 लोग की लड़ाई होगी उन्हें सुलझा रहा है, ये तो करता ही है वो। लेकिन साथ साथ देश के जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, क्योंकि जितनी पावर कार्यपालिका के पास है, जितनी पावर नेताओं के पास है, उतनी पावर किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास भी होती है। क्लियर? कोर्ट के पास क्या? कोर्ट सर्दी से बजाता हो तो कोर्ट है ना, न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ ना। देखो, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है।
न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। 3 अंगों में से एक अंग महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। कौन है? न्यायपालिका है। क्लियर है ना? भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। वर्ल्ड में जितने भी न्यायालय होते हैं उसी है ना, उनमें से सबसे शक्तिशाली पावरफुल न्यायालय कौन को क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश का एक न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण न्यायालय में से एक है। 1950 से ही, कब से? 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान की सुरक्षा, संविधान की रक्षा कि कोई भी एरा गेरा नेता आकर के उसको चेंज ना कर दे, ये कौन करता है? न्यायपालिका। तुम्हारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन प्रदान करता है? न्यायपालिका। सभी देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सरकार ने उटपटांग काम करी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नोटिस भेज देगा, सरकार द्वारा पारित किए गए आदेश वापस लिए जाए। पढ़े थे ना संविधान वाले अध्याय में? सरकार ने मनमानी करी थी, पुलिस वालों ने मनमानी करे थे, न्यायपालिका ने डायरेक्ट क्या दी थी? आदेश दी थी ना कि सरकार गलत कर रही करके, दी थी आदेश। ये मेन पावर होता है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका क्या होती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या जानोगे? पहला अपन ये जानेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तुम्हारे मौलिक अधिकार होते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, होते बहुत सारे अधिकार सरकार ने तुमको दी है कि तुम स्वतंत्र हो। किसी भी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद भी वो स्वतंत्र है, माता पिता भी उस पर अधिकार नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि तू मेरा बेटा है तो कुछ ही काम करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो को मारूंगा। मार भी अधिकार नहीं, माता पिता को कोई अधिकार नहीं कि वो बच्चे को मार सकते, क्योंकि स्वतंत्र है व्यक्ति। अब घर में ऐसा मत बोलना ना, है ना कि नहीं? तुम स्वतंत्र हो, तुमको जो करना चाहो तुम वो कर सकते हो, है ना? लेकिन सोच समझ के और विवेक और बुद्धि का उपयोग करके करना चाहिए, है ना? कुछ भी काम करने से पहले क्या करना चाहिए? 17 बार सोचना चाहिए। क्लियर? संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका और भारत की संसद और न्यायपालिका का आपस में संबंध। सोच समझ के कैसे करना चाहिए? मेरा एक बात मानना है, शायद आप लोग को बुरा भी लग सकता है, बोलूं कि नहीं बोलूं? मेरा मानना है कि जो लड़कियां होती है उनके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। अब पूछो क्यों नहीं होता है? क्योंकि लड़कियां कहाँ रहती है? 24 घंटे घर घर में रहती है, घर ही घर में रहती है। नहीं, देखो, घर ही घर में रहती है लड़कियां, उनके माता पिता उनको सिर्फ बोलते तुम तुम्हारी सहेली के साथ रहो, और लड़का बचपन से बाहर खेल रहा है, कहीं इधर खड़ा हो रहा है, उधर खड़ा हो रहा है, मारा पीटी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दुनिया को समझने का उसके पास क्या होता है? पूरा का पूरा पावर होता है, होता है। अब क्या होता है, लड़कियों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं हो पाती कि वो किसी को समझ सके, है ना? अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कई बार मैंने प्रैक्टिकल किया हूँ, मेरे साथ भी जो कई लड़कियाँ पढ़ती थी, है ना? अब लड़की भैया, लड़की स्कूल जा रही है, कोचिंग जा रही है, कहीं पर भी जा रही है। अब सामने से कोई लड़का आया, बाइक से अच्छा आया, बिल्कुल डेको मारते हुए, है ना? आगे पीछे चक्कर लगाना शुरू करा, घूमना क्या करा उसने शुरू करा। अब लड़की ने देखी, अरे भैया क्या लड़का है, क्या बाइक है ना? समझ रहे हो ना? क्या बात करने का तरीका है, ये है वो है। लेकिन उसको नहीं पता कि जो बाइक है उसके दोस्त की है, उसको नहीं पता कि बाइक में जो 20 रुपये का पेट्रोल डाला है, 17 लोग के पास उसने उधारी मांगा है, तब जा कर के पेट्रोल आया है और उसने बाइक में डाला है। समझ रहे हो ना? है ना? समझ रहे हो? उस चक्कर में फिर क्या होता है, फिर जैसे ही फिर एक हार्मोन होता है, केमिकल डोपामाइन नाम होता है, वो माइंड से रिलीज हो जाता है।
क्या होता है, माइंड से वो रिलीज होता है। और उसके कारण क्या होता है, फिर वही लड़कियां फिर माता पिता के विरुद्ध जाकर के क्या करती है, शादी कर ले रही है। माता पिता समझदार होता है। लड़कियों के बारे में अगर कोई सबसे अच्छा सोच सकता है तो वो होता है उसका पिता। पिता समझदार होता है, वो जानता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसकी इतनी औकात नहीं कि इसको ढंग से खिला भी पाए, है ना। आ रहा समझ में आप लोग को, इसकी इतनी औकात नहीं लड़के की 4 दिन वो ढंग से उसको खिला भी पाए, क्योंकि पिता समझदार होता है, दादा की ठोकरें खाया वाला होता है। समझ रहे हो ना आप। और लड़की, उसके अंदर बुद्धि होती है क्या, नहीं होती है। होती है क्या, नहीं। अब वो घर वाले के विरुद्ध जा करके, मुझे अधिकार है, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है ना, क्या होता है, जाते हैं और चल जाते हैं। फिर जब लड़की शादी कर लेती है, फिर शादी करने के बाद 1 महीना अच्छे से रहती है, 2 महीने अच्छे से रहती है, 3 महीने, और चौथी महीने में इतनी बुरी दुर्दशा होती है ना, खाने के लाले पड़ जाते हैं। फिर वो दिमाग लगाती है कि फिर वो आ रहा दारू पी करके आ रहा है, 4 हाथ जमा रहा है, निकल तेरे बाप के घर, धमकी दे रहा है। शुरू में अच्छा लगता है, 2 महीने अच्छा लगता है, कई एग्जाम्पल मैंने देख चुका हूँ, समझ रहे हो ना। फिर जब ये, और फिर पूरी की पूरी लाइफ, जो इतना बड़ा जो जीवन मिला है, पूरा का पूरा जीवन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय, तबाह हो जाता है ना। दोबारा वापस माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि माँ बाप की पूरी इज्जत क्या हो गई, पूरी धूमिल हो गई। समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये चीज़, इतनी बुद्धि और इतना विवेक लड़कियों में होता है क्या, नहीं होता है। इस चक्कर में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा अपना करियर होता है वो क्या हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है। वहीं पर यदि कोई लड़की अपना पूरा फोकस किस में लगाए, पढ़ाई में लगाए, और कल को वो इस लेवल पर पहुंच जाए कि उसकी महीने की इनकम कितनी हो जाए, 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए महीने की इनकम, खुद के पैरों पर खड़े है, फिर किसी भी चीज़ की तकलीफ़ है क्या, किसी भी चीज़ की दिक्कत है क्या, नहीं। इसलिए स्वावलंबन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर ये सब बात पे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। किसी को ठेस पहुंची हो, कोई भी लड़का लड़की, है ना, ऐसी बात बोलना नहीं चाहिए वैसे, है ना। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, लेकिन मेरा मानना ये था, है ना। और एक अच्छा मतलब शिक्षक होने के नाते मेरे मुंह से वाली बात निकल गई, है ना। मेरे साथ पढ़ने वाली कम से कम 4-5 लड़कियों कॉलेज में, पूरी बर्बाद हो गई लाइफ, बर्बाद। शुरू में उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज इतनी भयंकर की लाइफ हो गई है। मैं तो बात किसी से नहीं कर रहा, पूरा कॉलेज निकल गया, मैं बहुत शर्मिला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ। 12वीं तक भी मतलब सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखा मैंने, लेकिन जब मैं उसका गहनता से अध्ययन किया कि वो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, तो ये हो जाता है। ऐसी ऐसी लड़कियाँ आप जानोगे नहीं, हर चीज़ में बिल्कुल नंबर 1, दिखने से लेकर के, सब चीज़ से लेकर के, अच्छे फैमिली से लेकर के। और आज उनकी इतनी, और वो इतने अच्छे स्थान पर जाती, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या हो गई है। और होता क्या है कि मूवी में देख लीजिए, हीरो आ गया, हीरोइन आ गया, ये मूवी बिल्कुल फ्रॉड होती है। और जो लोग उनको भटकाने का काम करते हैं ना, जो हीरोइन लोग भटकाने का काम करती है, वो हीरोइन लोग खुद 3-3 शादी कर रही है ना। और उनको फिर लड़कियां लोग आइडियल मानती है कि हमारी फेवरेट हीरोइन है। हमारी कौन है, वो आइडियल है। अरे आइडियल मानना किसको मानो, कल्पना चावला को मानो, समझ रहे हो। आइडियल मानना डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को मानो, महारानी लक्ष्मीबाई को मानो, समझ रहे हो ना। इनको अपना आइडियल मानो, इंदिरा गांधी को मानो, जो बड़े बड़े लोग हुए, जो बड़े बड़े हुए उनको अपना आइडियल मानो, उनके हिसाब। टीना डाबी को मानो, बहुत सारे जितने भी जो लोग हुए उनको अपना क्या मानो, आइडियल मानो। तुम्हारे गांव पड़ोस मोहल्ले में किसी कोई अगर अच्छे डॉक्टर है, तो ये सोचो कि वो आज लड़की होने के बाद डॉक्टर बनी है, तो मैं नहीं बन सकती। वो आज लड़की होने के बाद अधिकारी बनी है, ये वाली मैडम बनी है, वो टीचर बनी है, पढ़ा रही है, तो क्या मैं नहीं बन सकती क्या। आ रहा ना समझ में। ये होता है, सही राह पर चलना पड़ेगा, सही राह का फ़र्क करते आना चाहिए कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा रास्ता सही है। आ रहा ना समझ में, ऐसा होता है। अरे यार मैं आज क्या कर रहा हूँ, वो पढ़ाना चाहिए, है ना। देखो पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से, है ना। देखो
कभी कभी ज्ञान निकलते जाता है, व्यवहारिक ज्ञान भी है ना, ये भी जरूरी थोड़ा बहुत है ना, कि नहीं है जरूरी। देखो, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। हर समाज में, हर देश में दो व्यक्तियों की आपस में लड़ाई हो गई लड़ाई, क्लियर। समूह की लड़ाई हो गई, एक जात वाला दूसरे जात वाले से लड़ गया, हो गया। और व्यक्ति और सरकार के बीच विवाद उठ गए। इंसान लोगों ने बोले कि ये सरकार ढंग से काम नहीं कर रही, व्यक्ति और सरकार के बीच भी क्या उठ गए? विवाद और मतभेद उठ गए। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कौन हल करता है? जो कानून की जो संस्था होती है, जैसे न्यायपालिका, वो हल करती है और सॉल्यूशन निकालती है। कानून के शासन का भाव ये है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून हो। कानून का मतलब ये नहीं कि भैया अमीर इंसान है तो वो कुछ भी कांड कर दे बच जाएगा, और गरीब आदमी तो भैया उसको सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं। अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए क्या होगा? कानून बराबर होगा और सबको बराबर न्याय मिलना चाहिए। कोई किसी के अधिकारों को हनन नहीं कर पाए, ये होता है ना। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका ये है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। जो न्यायपालिका होती है वो कानून की रक्षा करती है। यदि आपके साथ कोई किसी प्रकार का अत्याचार कर रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो? आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट में जा कर के उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो, क्लियर। ये होता है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका ये है कि वह कानून के शासन, जो शासन बना है ना और जो संविधान में लिखा है, आपको जिस चीज़ का अधिकार दिया गया है उसकी रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। यदि कोई आपके अधिकारों को हनन कर रहा है, कोई यदि आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में जा कर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? व्यक्ति के अधिकारों को। तुमको अधिकार मिले हैं, कोई इंसान आकर के तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अधिकारों को हनन कर रहा है, तुमको ज़बरदस्ती काम करवा रहा है। किसी ने बोल दिया तुम कोण दिया कमरे में 8 घंटे काम कर, बदले में ज़बरदस्ती काम करवा रहा है ना, अत्याचार कर रहा है, ये तुम्हारा अधिकार के खिलाफ है ना। तुम स्वतंत्र हो, तुम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हो, है ना, है ना। तो न्यायपालिका क्या करती है? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। किसको? जो विवाद होते हैं उन विवादों को क्या करती है? कानून के अनुसार हल करती है। और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले। न्यायपालिका ये डिसाइड करती है कि अब मान के चलो कि कोई एक सरकार बन गई, बहुत ज़्यादा बहुमत मिल गया, तो कहीं वो तानाशाही में कन्वर्ट ना हो जाए। अब मान चलो मोदी ने, उदाहरण के लिए, मोदी जी की सरकार बन गई। अब कल को मोदी जी बोलेंगे कि मेरा ही देश है, मेरी सरकार है, अब मैं नहीं करवाता चुनाव, खुद को घोषित कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इस पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका लोकतंत्र बनाए रखती है, लोकतंत्र को कायम रखती है कि हर 5 साल में चुनाव होंगे और कोई भी नेता मनमानी ना कर सके। अगर न्यायपालिका के पास पावर नहीं होता तो किसी एक की सरकार बन गई तो वो ये भी नियम ला सकता है कि भैया अब चुनाव नहीं होंगे, हमेशा के लिए मैं ही बन गया राजा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। इसकी रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका के पास अधिकार होता है ना। इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। किससे मुक्त हो? राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? यह क्या सुनिश्चित करती है? अपन ये जानेंगे, है ना। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? न्यायपालिका मतलब जो न्याय करती है। जो क्या करती है? न्याय। और न्यायपालिका क्या होती है? भारत सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हमको न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों चाहिए? यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि जो आपकी न्यायपालिका होगी उस पर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पावर आकर के उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, है ना। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी।
मतलब एक बार अगर न्यायपालिका ने कोई निर्णय दे दिया तो उसको कोई चेंज कर सकता है क्या? स्वतंत्र है वो। कैसी है? स्वतंत्र, किसी के बंधन में नहीं बंधी। उसके ऊपर कोई ज्ञान देने वाला बैठा है क्या? नहीं बैठा। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। हर समाज में क्या होगा? दो आदमी की लड़ाई हो गई, दो समूह की लड़ाई हो गई, दो जात की लड़ाई हो गई, व्यक्ति समूह और सरकार के बीच भी क्या होगी? लड़ाई हो गई, है ना। आम आदमी और सरकार के बीच भी क्या हो गए? मतभेद हो गए। इन सभी विवादों को कानून के शासक सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। अब इनके बीच जितने भी प्रकार के क्या हो रहे हैं? वाद विवाद हो रहा है, किसी की लड़ाई हो रही है, ये सब चीज़ जो कुछ भी हो रहा है, इन सब को कैसे हल करना चाहिए? एक ऐसा निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए जो बिना किसी का पक्ष करे, अमीर गरीब के बीच में कोई पक्ष ना करे। ऐसा नहीं कि भैया कि वो अमीर है तो उसने कोई अपराध कर दिया तो वो बच जाएगा, और कोई गरीब है और वो अपराध कर रहा है तो उसको सज़ा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सबको कैसे मिलेंगे? बराबर रूप से लागू होते हैं। कानून के शासन का भाव ये है कि धनी और गरीब, धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े। कैसे? अगड़े और पिछड़े, चाहे वो अगड़ा व्यक्ति हो या पिछड़ा व्यक्ति हो, सभी के साथ एक समान कानून क्या होगा? लागू होता है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका ये है कि वह कानून के शासन की रक्षा करती है। न्यायपालिका क्या करती है? कानून के शासन की रक्षा करती है। जो संविधान में लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुचित व्यवहार करता है, उटपटांग कुछ भी कार्य करता है ना, अपराध करता है, तो उसको सज़ा सुनाने के लिए कौन बैठा है? न्यायपालिका बैठी है। और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका क्या करती है? कानून की जो सर्वोच्चता होती है कि सबसे बड़ा कौन है? कानून है। जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। हर व्यक्ति को अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन सभी अधिकारों की रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। जो विवाद होते हैं, दो व्यक्ति के बीच में विवाद हो गया, उन विवादों को कानून के अनुसार कौन हल करती है? न्यायपालिका। जो कोर्ट होता है, जो न्यायपालिका होती है, वो व्यक्तियों के बीच के विवादों को क्या करती है? हल करती है। और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले। और ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी आकर के भैया लोकतंत्र को बंदिश में ना बना ले, है ना। अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता सरकार को चुन के लाती है हर 5 साल में, और अगर सरकार ने ढंग से काम नहीं करी तो उसको भगा देती है और नई सरकार बन जाती है ना। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार किसी की सरकार बनी तो वो हमेशा हमेशा के लिए सरकार बना ले और फिर चुनाव वाली पद्धति को ख़त्म कर दे, संविधान को बदल डाले कि एक बार मैं राजा बन गया मतलब चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। चाइना में ऐसा ही हुआ। चाइना में लोकतंत्र था, उतने में क्या हुआ कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी जीत के आ गई। चाइना में कौन जीत के आ गया? कम्युनिस्ट पार्टी जीत के आ गई। और जैसे ही चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जीत करके आई तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के जीतने से क्या हुआ? जैसे ही वहाँ सरकार बनी तो वो सरकार ने संविधान ही चेंज कर डाली चाइना में कि अब चुनाव नहीं होंगे। चुनाव होंगे तो खड़ा भी यदि कोई होगा तो हमारी पार्टी का व्यक्ति खड़ा होगा, और हमेशा हमेशा के लिए वो क्या बन गई? राजा बन गई। 30-40 साल से राज कर रही कम्युनिस्ट पार्टी, तानाशाही हो गई ना एक प्रकार से। ऐसा होता। पाकिस्तान में भी यही हुआ था, लोकतंत्र था, उतने में वहाँ का जो सैनिक का जो हेड था, कौन? सैनिक जनरल। तो सैनिक जनरल ने क्या करा? तख्ता पलट कर दिया, सरकार को गिरा दिया और खुद को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि मैं यहाँ का सर्वे सर्वा हूँ। अब देखो, लेकिन भारत देश में ऐसा ना हो
इसके लिए कौन बैठा है? न्यायपालिका। क्योंकि कोर्ट के पास जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो बहुत बड़ी पावर रखता है। क्या रखता है? बहुत बड़ी पावर रखता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। क्लियर? अब देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब न्यायपालिका को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है? सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसका मतलब क्या है? सरकार के अन्य दो अंग, सरकार के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के अन्य दो अंग कौन कौन से? विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए ताकि वो ठीक ढंग से न्याय कर सके। विधायिका चाहे वो संसद का नेता हो, प्रधानमंत्री हो, है ना, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, ये लोग न्यायपालिका के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। प्रधानमंत्री भी आके बोलेगा ना कि यार जिसने अपराध करा है वो मेरा दोस्त है, तब भी न्यायपालिका बोलेगी तुम्हारी उधर ही चलाओ। कोर्ट के अंदर किसी का पावर नहीं चलता, स्वतंत्र है। कार्यपालिका भी हो, देश के नियम बनाने वाले, कानून बनाने वाले लोग भी न्यायपालिका के मार्ग में बाधा नहीं डाल सकते। न्यायपालिका के पास अधिकार होता है कि वह उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालेगा। अगला, सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप ना करे। एक बार न्यायपालिका ने कोई डिसीजन कर दी कि राम मंदिर बनेगा, तो किसी की सरकार आ जाए हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन है ना। कोई भी अंग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुत बड़ा पावर है न्यायपालिका को। इसलिए लोग बोलते ना कि हमें कानून पर भरोसा है, हम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि कोर्ट में चाहे पुलिस वाला हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबकी वैल्यू बराबर हो जाती है वहाँ पर, है ना। अगला, न्यायाधीश। अब इतना पावर मिल गया है तो जो न्यायाधीश, जो जज होता है, वो बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य कर सके। नहीं तो ऐसा नहीं कि न्यायाधीश को कनपट्टी में गन रख दे और बोले कि हमरे, ऐसा नहीं होता है ना। बिना भेदभाव के क्या कर सके? वो निर्णय सुना सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीति का एक हिस्सा है। भारत देश में लोकतंत्र क्यों कायम है? क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका है, और न्यायपालिका के पास राजनीतिक पावर भी है, और वो सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय भी लेती है। देश के महत्वपूर्ण निर्णय भी न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। संविधान की रक्षा भी कौन करती है? न्यायपालिका। लोकतांत्रिक परंपरा और जनता, इन सब के प्रति जवाबदेह होती है न्यायपालिका। अब कार्टून देखो, कोर्ट में क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है। ये एक वकील और ये दूसरा वकील, इन दोनों के बीच कानून की लड़ाई हो रही है और बाकी लोग देख रहे हैं। ये क्या है? एक प्रसिद्ध वकील होने के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका बर्ताव खंड गा उपखंड जी 18 को भारतीय दंड विधान की धारा 9 के साथ पढ़ने पर उस तथ्य के बावजूद ये अदालत है, यहाँ मुट्ठी बांध कर बहस ना करे। अदालत में नियम रहते तो मुट्ठी बांध के बहस नहीं कर सकते, मुट्ठी खोल के बहस करना पड़ेगा, है ना। ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते आप अदालत में, है ना, ऐसा रहता है। देखो अगला, अब आगे देखिए, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है। अब न्यायपालिका को अपन स्वतंत्रता कैसे दे सकते हैं और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है।
भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो कैसे स्वतंत्र है? ऐसा क्या पावर मिल गया न्यायपालिका को कि न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। तो अपन पढ़ेंगे कि अब न्यायपालिका, अपन ये पढ़ेंगे कि न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे है। देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया। बताऊं क्यों सुनिश्चित है? जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्यायाधीश मतलब निर्णय करने वाले जो जज होते हैं, जो कौन होते हैं? जज होते हैं। क्या नेता लोग उनका चुनाव करते हैं क्या कि फलाना इंसान यहाँ का आकर के इस कोर्ट का जज बन जाएगा? नहीं, उनका चुनाव नहीं होता। जबकि पढ़ लिख करके जज बनना पड़ता है। जज की पढ़ाई होती है, कॉलेज करते हैं, कॉलेज करने के बाद फिर एलएलबी का कोर्स होता है, वकालत की जाती है, फिर एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, फिर जज बनते हैं। वहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठता है ना। और मान के चलो कि अगर जज बनने वाला व्यक्ति अगर ऐसे नेता टाइप बन के आता, अनपढ़ रहता और उसको नेता लोग चुन करके लेके आते, तो कोर्ट स्वतंत्र हो पाता क्या? नहीं। जो न्यायाधीश रहता वो इनके आगे पीछे घूमता। लेकिन जो न्यायाधीश की नियुक्ति कोई विधायिका नहीं करती, कोई नेता मंत्री लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं बनाते, पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति वहाँ पर बैठता है। इससे ये सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। जो जज बनेगा, वहाँ जो जज बैठेगा, वो कोई मंत्री नहीं बनाता है, बल्कि जो इंसान पढ़ेगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, वो बंदा क्या बनता है? जज बनता है। इसलिए वो नेता लोग के अधीन होते हैं क्या? नहीं होते। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। कानून का विशेषज्ञ बनना पड़ेगा आपको, तब क्या बन पाओगे आप? जज बन पाओगे। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो राजनीति में उसके ऐसे ऐसे विचार है, बहुत अच्छी राजनीति करता है, बहुत बड़ा नेता है, तो उसको हम जज बना देंगे। ऐसा नहीं, पढ़े लिख करके आना पड़ेगा, तब क्या बनोगे आप? जज बनोगे। क्लियर? ऐसा होता है। अब न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो निर्णय करने वाले होते हैं ना, ठोकते हैं ऑर्डर 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 ऑर्डर, कैसा बोलते हो? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। किसी ने वाली पिक्चर देखा है कि जूली LLB 2 अक्षय कुमार की? अक्षय कुमार की पिक्चर जूली LLB 2 देखे हो? उसमें अच्छे से गाना रहता है ना। कौन सा गाना रहता है? होली वाला अक्षय कुमार रहता है, हीरोइन भी रहती है उसमें एक। उसका जो जज रहता है मोटा मोटा सा रहता है वो। चलो नहीं देखे, हटाओ, मत देखना, पढ़ाई लिखाई करो। कितने अच्छे बच्चे, देखो कोई मूवी नहीं देखता है, अच्छे लोग को पढ़ा रहा हूँ, है ना कि नहीं? न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, कितने समय तक बस ये लोग इस स्थान ये अपना काम करेंगे। कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते, जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए, है ना। जब तक कि वो क्या ना हो जाए? रिटायर ना हो जाए, तब तक के लिए वो पद पर क्या रहते हैं? बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीश को हटा सकता है। अगर कोई न्यायाधीश ज़्यादा ही बिल्कुल उल्टा सीधा काम कर रहा है ना, या फिर गलत डिसीजन ले रहा है, या अपनी कुछ भी, है ना, कानून के विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसको हटाया जा सकता है। और कौन हटा सकती है? लोकसभा हटा सकती है। लेकिन उसके लिए भी बहुमत होना, विशेष बहुमत होना उसके लिए। इसके अलावा उसके कार्यकाल को भी कम नहीं कर सकते। एक बार कोई जज बैठ गया गद्दी पर ना, तो उसके कार्यकाल को भी कम नहीं कर सकते। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। अब मान के चलो, अगर नेता लोगों के पास ये पावर आ जाता कि वो न्यायाधीश का ट्रांसफ़र कर दे, या फिर न्यायाधीश का कार्यकाल कम कर दे, या कभी भी हटा दे, तो न्यायाधीश जो होता, जज जो बैठा होता, वो ढंग से काम कर पाते क्या? नहीं। लेकिन संविधान में लिखा जा चुका है कि न्यायाधीश खुद पढ़ लिख करके और कानून के अनुभव के द्वारा चुन करके आएंगे। और जो न्यायाधीश बन जाएगा, एक बार जो जज बन जाएगा, जज बनने के बाद क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति जज बन गया, अगर कोई व्यक्ति क्या बन गया? जज बन गया,
तो जज बनने के बाद कोई नेता उसको हटा भी नहीं सकता। क्लियर? अगर वो ज़्यादा काम करे उठपटांग तो हटा सकते हैं, उसके लिए भी नियम कानून बने हैं, है ना। और उसका सेवा कार्यकाल कम भी नहीं कर सकते, है ना। इसलिए विधायिका किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तभी न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से क्या कर पाता है, कार्य कर पाता है। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि किसी न्यायाधीश को आपको हटाना है तो उसके लिए प्रक्रिया कैसी होती है, बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका का पद सुरक्षित रहेगा। अगर न्यायाधीश को हटाना आसान रहता तो मंत्री लोग क्या करते, हमारे पक्ष में निर्णय दे, नहीं तो तेरे को हटा देंगे हम, धमकी देते नहीं इसको। लेकिन अब हटाना कठिन है, बहुत मेहनत लगेगी हटाने में, सबका बहुमत होना, ये होना वो होना। तो जज बोलता है बेटा तुम कार्यपालिका तुम्हारी चलाओ, लेकिन कुछ गलत काम करोगे, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, विधायक कोई भी हो, सजा मिलेगी। ऐसा रहता है। क्लियर? और जो न्यायपालिका होती है वो विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप पर निर्भर नहीं है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको पेमेंट मांगने के लिए नेता लोग के पास नहीं जाना पड़ता, और अफसर लोग के पास भी नहीं जाना पड़ता। मतलब पैसा जो होता है ना उनका अलग ही से बन के आता है। मतलब न्यायपालिका पैसों के रूप से ना तो विधायिका पर डिपेंड है और ना ही कार्यपालिका पर डिपेंड है। संविधान के अनुसार न्यायाधीश का जो वेतन होता है, उनकी जो पेमेंट होती है और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाती है ना। विधायिका मतलब ऐसा जैसे कि बाकी लोग होते हैं, मास्टर लोग हो गए, पुलिस वाले हो गए, इनको पेमेंट के लिए स्वीकृति लेना पड़ता है, लेकिन न्यायाधीश को खुद की पेमेंट और भत्ते के लिए इन नेताओं के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ता। अगर ऐसा होता तो स्वतंत्र रह पाते क्या? नहीं। नेता लोग क्या बोलते, बेटा हम तेरी पेमेंट नहीं डालेंगे, हमारे पक्ष में निर्णय दे, बोलते कि नहीं वो ऐसा, है ना। लेकिन न्यायाधीश स्वतंत्र है भैया, उसको पेमेंट के लिए किसी के आगे पीछे नहीं घूमना है। न्यायाधीशों के कार्यों, किसके कार्यों? न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णय की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दी, है ना, मान के चलो कि मैं जज हूँ, अमन साहू जी कौन है? जज है। मैं जज हूँ और मैंने अगर कोई डिसीजन दे दिया कि फलाने फलाने फक्कड़ को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, अदालत समाप्त की जाती है, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि अमन भैया ने गलत निर्णय दिए, ये निर्णय अब मेरा नहीं रहा, व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि देश ने निर्णय दिया, न्यायपालिका ने निर्णय दी। व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ पर जो बैठा जज है वो जज नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, वो क्या है? कानून है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका उससे दंडित करने का अधिकार है। अगर न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दी और उसकी अवमानना हो गई, अवमानना का मतलब कि न्यायपालिका ने कोई डिसीजन दी, निर्णय दी और उसको व्यक्ति ने नहीं माने, व्यक्ति ने माने क्या? नहीं माने। अगर न्यायपालिका की अवमानना हुई तो न्यायपालिका तुरंत दंडित कर देगी। क्या कर देगी? दंडित करने का अधिकार होता है, तुरंत जेल भेज देगी इतने साल के लिए, है ना। इसलिए माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी। ये अधिकार उनको दिए हैं। मान के चलो कि मैंने बोल दिया किसी नेता को, मैं जज हूँ और कोर्ट में डिसीजन कर दिया कि नेता को हाजिर होना पड़ेगा, या फिर नेता को मैंने बोल दिया कि आप गांव से बाहर नहीं जा सकते जब तक यहाँ पर केस न सुना जा सके, आप जिले से बाहर या देश से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपमानना कर दिया तो न्यायपालिका को, जज को उसको दंड देने का क्या होता है? अधिकार होता है। आ रहा समझ में? और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा, ये पावर है उनके पास। इसलिए कोई उनकी आलोचना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। संसद मतलब कार्यपालिका,
नहीं, विधायिका। संसद मतलब क्या? विधायिका। लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 अंग होते हैं। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। न्यायाधीश को हटाया जा सकता है और बहुत कठिन प्रक्रिया है। न्यायाधीश को हटाना क्या है? बहुत कठिन प्रक्रिया है। और कौन हटा सकता है न्यायाधीश को? न्यायाधीश को संसद हटा सकती है। जो लोकसभा होती है, जो राज्यसभा होती है, जो संसद होती है, वो न्यायाधीश को हटा सकती है। और संसद केवल तभी उनकी चर्चा करेगी। पहली बात तो संसद चर्चा करेगी नहीं न्यायाधीश की, है ना। और अगर संसद में न्यायाधीश की चर्चा हो रही है तो एक ही कंडीशन पर होगी, जब संसद, लोकसभा और राज्यसभा न्यायाधीश को पद से हटाने का विचार कर रही हो, तभी उसके बारे में क्या होगी? चर्चा होगी। आया समझ में? कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना, क्लियर कर दूंगा। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकती है ना। अब उसकी कोई आलोचना कर ही नहीं सकता, है ना। जज, अब पूरा पावर किसके पास आ गया? जज के पास आ गया। अब मेरे पास पूरा पावर आ गया। कई बार क्या होता है कि अब मेरे को बोल दिए, अब 3 दोस्त हैं, है ना। अब मान के चलो, अब मेरे से किसी ने पूछा कि यार कौन सही कौन गलत बता करके, मैं सोचूंगा यार किसको बुरा न लग जाए, मेरा दोस्त है, भली गलती दोस्त की है, लेकिन मेरे दोस्त को बुरा ना लग जाए, तो अपन बोल पाते क्या? नहीं। अपन दोस्ती से वहाँ पे बंधे होते हैं, है ना, इसलिए नहीं बोल पाते। या फिर कभी अपन से डरते हैं, यार उसके बारे में कैसा गलत बोल दे, उतना बड़ा आदमी। लेकिन जज के पास पूरा पावर, किसी की बंदिश नहीं, कितने बड़ा नेता हो, कोई जमाने का खंडी भर का हो, उसको नहीं, पूरा पावर उसके पास, पूरी पुलिस प्रशासन सब उसके हाथ में, गद्दी में बैठा है, सब उसके सामने बिल्कुल चिरकुट चिरकुट। हाँ आ जाओ, क्या रे, बिल्कुल बहसबाजी होती है, देखता है, सही देखता है, गलत देखता है। हाँ कभी कभी ये होता है कि वकील लोग चतरे पड़ जाते हैं। वकील लोग कभी कभी चतरापन के कारण क्या करते हैं, अपराधी को भी क्या सिद्ध कर देते हैं, बेगुनाह सिद्ध कर देते हैं, और बेगुनाह को भी सजा दिलवा देते हैं। ये वकील लोग चालाक होते हैं। वकील लोग क्या होते हैं? चालाक होते हैं, ऐसा रहता है। अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। जो न्यायाधीश होते हैं ना, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है वो देखिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। जो मेन न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ना, उनकी नियुक्ति जब भी होती है तो हर बार विवाद होता ही है। कोई बोलता है इसको बनाओ, कोई बोलता है उसको बनाओ, क्या होता है? विवाद होता है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का और हिस्सा है, और राजनीति में विवाद होना स्वाभाविक है। वाद विवाद, बहसबाजी, मुँह चबरी अपनी भाषा में होना है, जरूरी है ना कि नहीं। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन है, पूरी पावर उसके पास रहेगी नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन है, बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। अगर कोई भी अत्थू गत्थू नत्थू घेरा आकर के वहाँ पे बैठ गया जज के पद में, तो कुछ भी कर देगा ना वो। इसलिए कमज़ोर इंसान को शक्ति मत दिखाओ। बंदर को तलवार पकड़ाओगे तो अपनी नाक काटेगा वो, है ना कि नहीं, है ना, है ना। कुत्ते के पास नाखून होते, खुजा खुजा के खता कर लेता वो। इसलिए किसी को भी नहीं बना सकते वहाँ पर, किसी को भी वहाँ पर। इसलिए आप पढ़ा लिखा समझदार कोई ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो संविधान की क्या कर सके, रक्षा कर सके। क्या कर सके वो? रक्षा कर सके। क्या हो गया? रक्षा कर सके। देखो न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है। अब न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या होना चाहिए, किस आधार पर बनता है? देखो सबसे पहले वहाँ पर ये देखा जाता है कि न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है। जो न्यायाधीश है वो राजनीति को किस प्रकार से देखता है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं,
इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानून पर पड़ता है। अब मान के चलो कि कोई व्यक्ति अगर कुंठित बुद्धि का है और जज बन गया है और कोई महिला गई उसके पास और उसके अंदर दिमाग नहीं, कल्पना करके देखो कि एक बिल्कुल बुद्धू इंसान आके जज बैठ गया और महिला ने बोली कि मैं बाहर गई थी तो ये फलाना व्यक्ति मतलब कि परेशान कर रहा था, तो जज क्या बोलेगा, क्यों गई थी बाहर, है ना। जबकि ऐसा नहीं, वहाँ ज्ञानी व्यक्ति बैठता है, वो सही के साथ सही करता है और गलत के साथ गलत करता है, इसलिए किसी को भी नहीं बिठालते वहाँ पर। उसका राजनीतिक दृष्टिकोण का, जज के राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रभाव, उसके सक्रिय, उसके एक्टिवनेस का प्रभाव, मुखर न्यायपालिका का प्रभाव काय में पड़ता है, संविधान में पड़ता है। मंत्रिमंडल राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन, देखो मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंडल, जो मंत्री लोग जीत के आते हैं ना, है ना, उनका मंडल, और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको कौन प्रभावित करता है, मंत्रिमंडल, जो नेता लोग होते हैं मंत्रिमंडल। अभी भाजपा का मंत्रिमंडल है, बड़े बड़े दिग्गज नेता, ये लोग प्रभावित करते देश को, करते कि नहीं करते हैं। अगला राज्यपाल, मुख्यमंत्री प्रभावित करता है ना, क्या नहीं करता है, करता है, पावरफुल होता भी है मुख्यमंत्री। और भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये सब क्या करते हैं, न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं कि कौन किस व्यक्ति को जज के रूप में नियुक्त करना है, किसको जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट का। इस पद को कौन प्रभावित करता है, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब प्रभावित करते हैं। कब से गा रहा है यार, मेरे पढ़ाने टाइम में गाते दिमाग खराब होता मेरा। गाता वैसे मैं भी हूँ, लेकिन जब मेरे को काम रहता तब नहीं होना चाहिए। कल गा के गला बैठ गया, गला फट गया ऐसा लग रहा है। और सुबह वैसी मैंने दही के चक्कर में गले की और बैंड बज गई, आवाज़ ऐसी आ रही होगी फटी फटी बिल्कुल, वो होता है ना बांस बजता कि नहीं, फटा वाला पीप, बहुत बेकार आवाज़ आ रही है भाई। जिसको आवाज़ अच्छी लगती है उसको अच्छी लगेगी, और जिसको आवाज़ बेकार लगती है तो कितनी विक्स की गोली खा लो उसको बेकार ही लगेगी, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इनके बारे में वर्षों से परंपरा बन गई। कौन सी परंपरा बनी है, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ, सबसे पुराना, अपन बोलते हैं ना कि भैया बुजुर्ग इंसान है उसकी इज्जत करो, उसको अध्यक्ष बनाओ, वैसे इसमें भी होता है। अरे भैया वो बहुत ज्ञानी है, महाज्ञानी है, वरिष्ठ है, पुराने आदमी है, उनको बनाओ, ऐसा रहता है ना। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया। 2 बार क्या किया गया है, तोड़ा भी गया है। 1973 में, कब, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश, 3 बड़े बड़े लोग थे, 3 वरिष्ठ बुजुर्ग लोग थे, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, लेकिन उनको नहीं बनाया है। उनको छोड़ करके किसको बना दिए, न्यायमूर्ति N.A. रे, न्यायमूर्ति N.A. रे को भारत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मतलब कि जो वरिष्ठ है, जो 3 थे उनको बनना था, लेकिन उनको न बना कर किसको बना दिया गया, न्यायमूर्ति N.A. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। फिर 1975 में, जस्ट 2 साल बाद, 73 में इसको बनाए, और 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई।
अब वरिष्ठ कौन था? खन्ना जी वरिष्ठ थे, लेकिन उनको नहीं दिए। किसको दे दिए? एम एच बेग की नियुक्ति कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों